वेलकम बैक दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डू पाई पे, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सीरीज डिकोडिंग पाइथन। और डिकोडिंग पाइथन के 5वें भाग में पार्ट 5 में हम देखेंगे कि पाइथन के डेटा हैंडलिंग में किस तरीके से डेटा के डिफरेंट टाइप्स ट्रीट किए जाते हैं और पाइथन के जो वेरियस ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले ही अपने पिछले पार्ट में ये देख चुके हैं कि पाइथन में हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और वो वैल्यू जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकती है। तो चूंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसके लिए हम जब कोई एक लिटरल डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर, तो उसको वो वैल्यू जो स्टोर करता है पाइथन, उसको वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। सो any entity which is stored inside the Python is an object. और पाइथन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके 3 गुण होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है टाइप, दूसरा है वैल्यू और तीसरा है आईडी। टाइप क्या है? तो टाइप ये दिखाता है कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ट्यूपल है। सो it it tells you, the type tells you that the object is of what type, so that it can be accordingly treated in our coding। क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो एज ए कोडर हमें पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का है। देन सेकेंड इज द वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट? अगर नंबर है तो वो क्या है? 75 है, 71 है, 2 है, क्या वैल्यू उसमें स्टोर है। और तीसरी चीज होती है आईडी। आईडी का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू स्टोर हुई है वो किस मेमोरी लोकेशन पे हुई है। तो टाइप, किसी ऑब्जेक्ट का टाइप मालूम करने के लिए जो सिंटैक्स है कमांड का, वो type टाइप, और पैरेंथेसिस के अंदर आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए। सिमिलरली व्हेन यू नीड टू नो द वैल्यू, then you just give a command syntax print and within parenthesis that variable। और जब भी हमको आईडी मालूम करना होता है तो उस वेरिएबल को हम आईडी के अंदर पास करते हैं। तो ये जो एक ओवरऑल ऑब्जेक्ट को कैसे हम हैंडल करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे पता करते हैं, वो यहाँ से मालूम चलता है। तो इसको हम एक बार थोनी में भी करके देखते हैं। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसको थोनी में करके देखते हैं। अ, मान लो आपने डिफाइन किया एक वेरिएबल num1 इज इक्वल टू 75। अभी आपको इसका टाइप मालूम करना है, तो आप इसके टाइप को प्रिंट करवा सकते हैं। और जब आप इसको रन करेंगे
तो आपको आउटपुट मिल रहा है इंट। तो आपको ये मालूम चलता है यहाँ से कि जो आपका वेरिएबल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो इंटीजर टाइप का है। जो क्लास है आपके ऑब्जेक्ट का वो इंटीजर है। अभी आपको इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर पता करना है तो आप बहुत ही सिंपल सा कमांड देंगे, प्रिंट num1। It will print the value of the object. So the value of the object is 75. अभी आपको इसका आईडी मालूम करना है, तो आप इसके आईडी को प्रिंट करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका आईडी, जो मेमोरी लोकेशन इसका आया है, वो है 14588924448। ये इसका मेमोरी लोकेशन है। अब सपोज कीजिए हम लिखते हैं num1 इज इक्वल टू 71 और आईडी को हम दोबारा प्रिंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका मेमोरी लोकेशन चेंज हो गया, id has changed. So when we change the value in Python, the memory location changes. तो ये क्या बताता है हमें? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि पाइथन में वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह काम नहीं करते, जो कि C++ में कंटेनर की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि num1 वेरिएबल पहले रेफर कर रहा था 75 को, और 75 एक लोकेशन पे था, 448 के लोकेशन पे था। जब हमने नंबर चेंज कर दिया, तो हमने क्या देखा कि उस मेमोरी लोकेशन पे जो हमारा वेरिएबल रेफर कर रहा था, वो वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। उस मेमोरी लोकेशन पे 75 था, वो 75 71 नहीं हुआ है, बल्कि 71 कहीं और है। और हमारा जो रेफरेंस है नंबर 1, num1, वो अब न्यू लोकेशन को रेफर करने लगा है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा इंटीजर टाइप जो डेटा है, वो मॉडिफाई नहीं होता है। जब हम वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा वेरिएबल नए लोकेशन को रेफर करने लगता है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती है उस लोकेशन पे। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्यूटेबल। जहां पे कि वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट के बारे में। जब हम बात करते हैं तो थॉनी के अंदर कॉन्सेप्ट है, सॉरी पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो जैसा कि हमने देखा कि जो 75 की जो आईडी थी वो अलग थी और 71 की आईडी अलग है। तो ये आईडी जो है अलग अलग है, यानी सेम डेटा मॉडिफाई नहीं हो रहा है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्यूटेबल। तो ऑब्जेक्ट जो है, पाइथन के ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। तो पाइथन में वेरिएबल जो है वो सिर्फ रेफर करता है एक लोकेशन को, वहां के डाटा को जब हम बदलते हैं तो डाटा चेंज नहीं होता है, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट चेंज रहता है। सो
पाइथन में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इम्यूटेबल हैं, जहाँ पे कि डेटा चेंज नहीं होता है। उसमें ब्रॉडली जो चार मैं बता रहा हूँ अभी, एक इंटीजर है, इंटीजर के बाद फ्लोट है, फ्लोट के बाद बुलियन है, और बुलियन के बाद स्ट्रिंग है। तो ये जो चार तरह के डेटा टाइप हैं ये इम्यूटेबल है। और बाकी जो टाइप हैं, सीक्वेंस के जो टाइप हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार तरह के हैं डेटा टाइप, ये इम्यूटेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे कि हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमें पता है कि जब हम कोई कोडिंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत तरह के एक्सप्रेशंस हम लिखते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट जो है उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो वो सब करने के लिए कोडिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल या डेटा होता है उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं, और उस पे जो एक्ट करता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ब्रॉडली जो है पाइथन के अंदर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर ब्रॉडली इन पाइथन, एंड they are, I'll tell you, the first is arithmetic. So arithmetic, we all know that it is about mathematical calculation. अरिथमेटिक में भी दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, दो नहीं बल्कि तीन तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं यूनरी, एक को बोलते हैं बाइनरी, एक को बोलते हैं असाइनमेंट एंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट। तो ये क्या है यूनरी? यूनरी ऑपरेटर जो होता है मैथ में, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर में, उसको सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए होता है, एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है एक्ट करने के लिए। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 7। अब अगर हमने लिख दिया -a, तो अभी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू अब हो जाएगी -7। तो यहां पे जो हमने -a के पीछे लगाया है वो एक ऑपरेटर है, और यहां पे उसे सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए एक्ट करने के लिए। तो यहां पे जो हमने माइनस साइन का यूज किया है एज ए यूनरी ऑपरेटर, राइट? सो यूनरी ऑपरेटर दो ही तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव साइन होता है, एक निगेटिव साइन होता है। और इसका जो आउटपुट मिलता है उसमें डेटा टाइप वही होता है जो ओरिजिनल डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप नहीं चेंज होता है इसमें। फिर आता है बाइनरी। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको एक्ट करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, जिसको हम ऑपरेंड भी बोलते हैं। दो ऑपरेंड चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 था, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमारा b इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे a प्लस b। तो ये क्या हो रहा है, प्लस जो है एक ऑपरेटर है, वो a और b को कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेटर हमारे कितने हैं? एक है प्लस का साइन, एक है माइनस का साइन, एक है स्टार जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन का होता है, एंड देन डबल फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन परसेंट।
परसेंट मॉडुलस है, दो डबल साइन जो है, दो स्लैश जो है वो फ्लोर डिवीजन है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं ये भी अभी हम देखेंगे, थॉनी में हम देखेंगे इसको। एंड देन कम्स ऑगुमेंटेड असाइनमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑगुमेंटेड असाइनमेंट। एक तो नॉर्मल असाइनमेंट होता है जो इक्वल टू का साइन होता है, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे जो इक्वल का साइन है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि ये जो है एक वैल्यू 7 को असाइन कर रहा है a को, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और उस तरीके से एक और ऑपरेटर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑगुमेंटेड असाइनमेंट। तो इसको एक बार हम बाइनरी और ऑगुमेंटेड असाइनमेंट को हम एक बार थॉनी पे करके देखते हैं। सो हम जब करते हैं a प्लस बी तो क्या वैल्यू आएगा, तो प्लस के ऑपरेटर ने दोनों वैल्यू को ऐड किया। So this is a binary operator and it acts on two variable, two operands. So it has acted upon a and b and it has added the value of a and b. अगर हम प्लस के बदले माइनस साइन का यूज करते हैं तो देन इट हैज सब्सट्रैक्टेड 4 फ्रॉम द 6। अगर हम स्टार का यूज करते हैं, so what is that done, it has multiplied the two values of a and b. So this is nothing but multiplication operator. If we divide, we get 1.5. So what has done? 6 has been divided by 4, right? So this is a binary operator which does division. Now what we will do? Floor division. So what is the difference between division and floor division? Division gives you the exact value in fraction, which is of type float. But floor division gives you the whole number only, omitting the any value after decimal. तो इसमें आपको पूरा वैल्यू मिलता है नॉर्मल डिवीजन में। फ्लोर डिवीजन में जो होल वैल्यू होता है वही मिलता है, बाकी डेसिमल वाले सारे वैल्यू गायब हो जाते हैं, राइट? सो इफ यू see the type of these two values, you'll find that because when we divide a by b, the number is fraction, it gives you a float class. But when we do the floor division, it only takes the integer value, leaves rest of the value, so it gives you a int class, right? Now we'll do the modulus.
So modulus is given you 2. Modulus gives you the remainder number after the division. So when we divide 6 by 4, so the remainder comes as 2. When you divide 4 1 is 4 and then subtract 4 from 6, you get 2. Now you have to divide 2 by 4, but you don't have to do the division. Whatever is the remainder comes in the modulus. So modulus gives you the value of remainder, and this is a very useful operator, often used to know whether a number is odd or even. When that logic is required to be done, then this modulus comes into the play. So this is very helpful operator. So these are the operators we call arithmetic binary operators. This equal to is the assignment operator. Now we'll see the augmented arithmetic operator. Now suppose you have written a is equal to 6. Now you have to increase the value of a by 3 every time. Then what you will do, a is equal to a plus 3 is the code you would write. Okay, so instead of writing a longer code, the augmented assignment method gives you an easier way. You just have to define that whether the new value, to arrive the new value, what you want to do with the existing value. You want to add something, you want to subtract something, you want to multiply something, what you want to do, and by what number. So if you write this and then you print a, you'll find that your a is 9. So what it has done? It has increased the value of a by 3. Now if I change this plus by minus, see the value has come 3. So it has decreased the value by 3. If I put multiplication, then it has multiplied the value of a by 3. So it revises the value. The augmented assignment method gives you a very easier way to revise the value of existing variable. And that is why it is called augmented assignment, right? So this concludes the arithmetic operators, right? Now we'll see a relational operator. Okay, what is relational operator? ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि हम जब भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है, क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं या एक वैल्यू दूसरे के बराबर नहीं है, तो जब भी हमें ये कंपेयर करना होता है और कंपेयर करके उसका उसकी सच्चाई पता करनी होती है, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और इसके लिए जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा हमें बूलियन वैल्यू मिलता है, यानी सच्चाई है या नहीं है। अगर सच्चाई है तो ट्रू मिलेगा, अगर सच्चाई नहीं है तो फॉल्स मिलेगा, राइट? जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इस ये सच है बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5, so we'll get a value of true inside A. So there are 6 of it, less than equal to, equal,
ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, इक्वल इक्वल, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हम इक्वल का एक साइन नहीं दे सकते, बिकॉज एक साइन हम असाइनमेंट में देते हैं, असाइनमेंट में हम सिंगल साइन देते हैं, यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम दो साइन देते हैं, तब ये उसको कंपेयर करता है कि दोनों साइड की जो वैल्यू है वो बराबर है या नहीं है। और अगर हमें ये पता करना है कि क्या वो बराबर नहीं है, तो हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, नॉट इक्वल, राइट। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको थॉनी पे भी करके दिखाऊंगा अभी आपको, बिकॉज मैं ये रिलेशनल आइडेंटिटी दोनों को साथ में ही करके बताऊंगा। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ ये पता करता है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के इक्विवेलेंट है या नहीं, राइट, सेम टू सेम है या नहीं, राइट। तो हर एक रेस्पेक्ट में दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। तो दो तरह के होते हैं, एक का सिंटेक्स इज होता है, एक का सिंटेक्स इज नॉट होता है, राइट। और इसमें भी वो आइडेंटिटी ऑपरेटर जब एग्जीक्यूट होता है तो आउटपुट ट्रू या फॉल्स में देता है। तो ये दोनों को हम एक बार देख लेते हैं, रिलेशनल और आइडेंटिटी, इन दोनों को हम थॉनी पे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट 6 ग्रेटर देन 7। आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स है, बिकॉज 6 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो इसने रिलेशन देखा 6 और 7 के बीच क्या रिलेशन, क्या बड़ा है, नहीं है। अगर हम यहाँ पे लेस देन कर देते तो ये बोलता हाँ है, ट्रू, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस इफ वी राइट डबल इक्वल इक्वल, यानी दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो ये क्या बताता है, 6 इज नॉट इक्वल टू 7, सी फॉल्स। अगर हम यहाँ पे लिखते 7 तो ये देता ट्रू, यानी 7 की वैल्यू 7 के बराबर है। अगर हम लिखते 7 इक्वल इक्वल 7.0, again it is true. Why? Because the type may be different but value is same, and this is the arithmetic comparison. This is the arithmetic comparison, equal equal, so it is comparing the value, it is not comparing as a object. Okay, so this is the relational one. Now we'll see the identity. Identity में क्या होता है, is not, 7 is 7.0, नो, देखा आपने। सो हमें देखने में एक जैसी चीजें लगती है, 7 is 7.0 is false, 7 इक्वल इक्वल 7.0 is true. सो दिस इज रिलेशनल, ये दोनों का रिलेशन चेक करता है, दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, राइट। यहाँ पे आइडेंटिटी सेम है कि नहीं, तो जब आइडेंटिटी की बात आती है तो ये एज एन ऑब्जेक्ट देखता है, और एज एन ऑब्जेक्ट एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, सो वो सेम नहीं है, राइट। अब अगर हम लिखते हैं हेलो इज हेलो, फॉल्स, क्यों,
क्योंकि इसमें h स्मॉल है, इसमें h कैपिटल है, तो इसमें हमने h को स्मॉल कर दिया। ट्रू। अब यहाँ पे हमने इज नॉट कर दिया, तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इज नॉट नहीं है, ये बराबर है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल एच कर दें तो अभी ये ट्रू आएगा, बिकॉज वाकई अभी दिस इज नॉट दिस। तो मुझे लगता है आपको रिलेशनल और आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो क्लियर हो गया होगा अभी। सो विल कम बैक टू द लॉजिकल। तो लॉजिकल क्या है? सो बेसिकली लॉजिकल में क्या होता है कि जब हम दो एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, अभी रिलेशनल में क्या हो रहा था कि एक्सप्रेशन एक ही होता था, उसमें ऑपरेंड दो होते थे। लॉजिकल में दो एक्सप्रेशन होते हैं, राइट? जैसे आप देखिए रिलेशनल जब हम देख रहे थे, ये रिलेशनल जो हम देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ये एक एक्सप्रेशन था और इसका आउटपुट हमें मिल रहा था। बट लॉजिकल में क्या होता है, दो एक्सप्रेशन होते हैं और दोनों एक्सप्रेशन से ऑलरेडी एक एक आउटपुट मिलता है हमें, और उन दोनों आउटपुट को फिर हम एक ऑपरेटर से इवेलुएट करते हैं। सो बेसिकली इफ वी सी दैट इन लॉजिकल ऑपरेटर two expressions are first evaluated and then its output are again evaluated. So that is called logical operator. और logical operator को जब भी हम इसकी हैंडलिंग करते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है ट्रूथ वैल्यू का। तो इसके ट्रूथ वैल्यू के बारे में भी हम देखेंगे, बट मुझे लगता है कि अदरवाइज आपको ये मालूम चल गया होगा कि जब हम लॉजिकल ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये दो एक्सप्रेशन के बेसिस पे एक लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है, और उसका भी आउटपुट जो है वो बुलियन टाइप ही होता है। तो इसको भी हम देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, टॉनी पे करके देखते हैं। से a is equal to 7, a is greater than 3 and a is less than 10। इसको हम प्रिंट करते हैं। So it is true. Why it is true? Because both the statements are true, right? अभी एक को हम गलत कर देते हैं। So now it is false. First condition is true, but second condition is false. So as per the convention, I'll tell you when I'll explain the truth table that if it is false, true and false, result is false, right? Similarly, if we say or, then it is true, because for true or false the resultant is true, right? और एक होता है नॉट, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देगा। ट्रू था, उसको रिवर्स कर दिया फॉल्स। सो इट विल गेट क्लियर व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द ट्रूथ टेबल। देन मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बोलता है कि आपके पास एक
सीक्वेंस है या एक स्ट्रिंग है, बड़ा स्ट्रिंग है, उसमें कोई एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को आपको सर्च करना है, तो आप ये पता करते हैं कि उसमें ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट। तो ये उसका मेंबर है या नहीं है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए आपने ए को डिफाइन किया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। अब आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर जेड है या नहीं है, राइट। हम करते हैं प्रिंट जेड इन ए, तो ये ए के अंदर जेड को खोजेगा, नहीं मिला इसको, इसने फॉल्स दे दिया। अगर हम ओ को खोजते हैं, इसको मिल गया, इसने ट्रू दे दिया, यानी ये देखता है कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो इस दूसरे वाले एलिमेंट का मेंबर है या नहीं, इसलिए इसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। नॉट इन उसको रिवर्स कर देता है, राइट। जेड के केस में वो ट्रू बोलेगा, राइट। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर। देन बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी कैन लर्न इन ड्यू कोर्स, क्योंकि बिटवाइज कैलकुलेशंस करता है और उसकी डायरेक्टली अभी हमें अपनी प्रोग्रामिंग में जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रुथ टेबल क्या होता है, राइट। तो ट्रुथ टेबल में क्या है कि जितने भी वैल्यू होते हैं पाइथन के अंदर, उसका अपना एक ट्रूथ वैल्यू होता है। सो इन पाइथन देयर इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ वैल्यू। एनी वैल्यू हैज सम ट्रूथफुलनेस इन इट, राइट। तो पाइथन ने क्या किया है कि उसने डिफाइन किया है कि किसमें ट्रूथ नहीं होता। तो जहां जहां ट्रूथ नहीं होता है उसकी वैल्यू हम फॉल्स लेते हैं, बाकी सब में ट्रूथ होता है तो उसको वैल्यू हम ट्रू लेते हैं। और ये बुलियन वाला ट्रू फॉल्स नहीं है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज द ट्रूथ वैल्यू। सो वी शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन द बुलियन टाइप ट्रू फॉल्स एंड दिस ट्रू फॉल्स, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तो आपको मालूम और चलेगा। तो किसमें वैल्यू नहीं था, जो नन है, नन एक स्पेशल वैल्यू होता है पाइथन के अंदर। तो नन को ये माना जाता है कि इट इज अ वैल्यू विदाउट ट्रूथ, इट हैज नथिंग, राइट। बुलियन का जो फॉल्स होता है वैल्यू, उसको भी हम मानते हैं कि उसमें ट्रूथ नहीं है, वो भी फॉल्स, मतलब इट हैज नथिंग इन इट, ओके। सिमिलरली नंबर्स में जब हम जीरो लिखते हैं तो उसको भी हम ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मानते हैं। कोई भी सीक्वेंस हो, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, उन सब में अगर वो एम्प्टी है तो उसको हम फॉल्स मानते हैं। और मेंबरशिप में अगर नॉट इन है तो उसको हम फॉल्स मानते हैं, राइट। बाकी सब में हम उसको ट्रू मानते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करता है और डेटा हैंडलिंग में कैसे हमें हेल्प करता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो जब हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को, तो अभी हमने सिर्फ और ऑपरेटर लिया है कि और ऑपरेटर कैसे यूज होता है। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे हमने दो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया। सपोज कर हमने लिखा a इज इक्वल टू 7, a इज ग्रेटर देन 3 और a इज ग्रेटर देन 12। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये और है और लॉजिकल ऑपरेटर है, और इसके दोनों साइड एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो जब रिलेशनल ऑपरेटर्स हो एक्सप्रेशन में तो हमारा ये टेबल काम करता है। कैसे करेगा, तो ये देखिए, इसका वैल्यू
a is 7, 7 is greater than 3, तो इसका वैल्यू ट्रू आया. a is greater than 12, नो, तो इसका वैल्यू फॉल्स आया. सो आपके पास क्या आया, t और f. कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये t और f. तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रू. तो इसका वैल्यू आपको, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको ट्रू आएगा. तो इस तरीके से आपका पहला एक्सप्रेशन का क्या बुलियन वैल्यू आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है, और जब उन दोनों के बीच में और हो तो आपका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, वो ये पहला टेबल डिफाइन करता है. बट अगर यहाँ पे ये रिलेशनल ऑपरेटर ना हो तो क्या करेंगे, अगर हमारा सिर्फ ऐसा लिख दें हम 7 और 0, तो क्या होगा. तो अभी हमने देखा कि तब हम ट्रूथ वैल्यू पे जाएंगे, तो 0 की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है, और 0 नहीं है तो इसका ट्रू होगा. तो यहाँ पे t और f आ रहा है, बट ये ट्रूथ वैल्यू है, जो कि हम नंबर के ट्रूथ वैल्यू की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये t जो है, tf का कॉम्बिनेशन ये है, तो इसमें हमारा कौन सा वैल्यू रिटेन करेगा, ये a की वैल्यू रिटेन करेगा, यानी इसका हमें आउटपुट मिलेगा 7. सो अगर हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं 7 और 0, देन we'll get a value of 7. सो अभी आपने देखा कि और ऑपरेटर जो है नॉर्मल रिलेशनल एक्सप्रेशन पे तो uh, इस तरीके से काम करता है, जहाँ पे कि बुलियन वैल्यू को कंपेयर करके फिर फाइनल रिजल्ट आता है. बट जब यही लॉजिकल ऑपरेटर जो है, यही लॉजिकल ऑपरेटर जब नंबर या स्ट्रिंग या बाकी टाइप लिस्ट पे काम करता है, तो वहां पे फिर हमें ये देखना होता है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर या वहां पे जो है वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू क्या है उसकी. एक्चुअल वैल्यू पे वो कंपेयर नहीं करता है, वो ट्रूथ वैल्यू पे कंपेयर करता है. राइट. जैसे अगर हम लिख दें 7 और 8, तो दोनों की वैल्यू t है, तो t और t लास्ट वाला है, तो इसमें दिस विल बी इक्वल टू 7. 8 नहीं लेगा ये. मैं थॉनी पे भी करके आपको दिखाता हूँ. सेवन और 8. अब इसको मैं रन करता हूँ, आप देखिए. सी आउटपुट इज 7. ट्रूथ वैल्यू दोनों का लिया गया, दोनों ट्रू हैं. फिर उस टेबल में देखा तो ए की वैल्यू ही रिटेन करेगा. सिमिलरली एंड का भी टेबल है, और एंड के टेबल में अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे एंड होता तो 8 प्रिवेल करता. राइट. सो बेसिकली व्हाट वी सी दैट this logical operator works on the basis of truth table, and truth tables are different for relational expression and for numbers strings. तो उस ट्रूथ टेबल के बेसिस पे ही हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा. राइट. दिस इज द टेबल फॉर एंड ऑपरेटर. तो इसके साथ ही आज का पार्ट 5 मैं खत्म करता हूँ. मुझे मालूम है कि अभी थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा. एंड these little things is going to help you a lot, and you'll find that these are not very tough to understand. तो आज हमने ऑपरेटर्स को बहुत ही डिटेल्स में देखा, और अभी अगर मैं अपने पीछे के स्लाइड पे जाऊं तो आपको लगेगा कि वाकई चीज़ें अब थोड़ी क्लियर हो गई हैं,
arithmetic operator, relational operator, identity operator, logical operator, membership operator, right? So because जितनी भी आप कोडिंग करेंगे ऑपरेटर ही यूज करने वाले हैं आप. In every second line you are going to use operators. 80% प्रोग्रामिंग में आप ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं. तो अगर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोडिंग में आप उतनी फास्ट नहीं जा पाएंगे. सो आई थिंक फॉर टुडेज part, this was more than enough. I thank you all for joining us and continuing this series with us.